हेलो बच्चों, आज हम AMU 11th एंट्रेंस एग्जाम का जो हमारा साइंस का पेपर हुआ था उसके हम फिजिक्स पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 17 क्वेश्चंस फिजिक्स से आए हुए थे जिनको हम सॉल्व कर रहे होंगे इस आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे और हम आगे होने वाले AMU और JMI के एंट्रेंस एग्जाम में कैसे सतर्क रहें, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस आने वाले सीरीज में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो हमारा साइंस का पार्ट है, साइंस के पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का ही था। पहले से लेकर के 17 क्वेश्चन जो थे हमारे पूरे साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के थे। पहला क्वेश्चन ये था, A train travels some distance with a speed of 30 km/h and returns with a speed of 45 km/h. The average speed of the train is। हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे एक पाथ है जो ट्रेन ट्रेवल कर रही है। हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट A पर इनिशियली थी और वो पॉइंट B पर गई। तो A से B गई, उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करा। फिर B से A गई, उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करा। लेकिन जब जा रही थी वो A से B की तरफ, तब उसकी स्पीड कितनी थी? 30 km/h। और जब वो B से A की तरफ रिटर्न जा रही थी उस समय उसकी स्पीड कितनी थी? 45 km/h। हमसे पूछ रहा है उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, हमें टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A से B गया, फिर B से A गया, सेम डिस्टेंस उसने 2 बार ट्रेवल करी, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। अब हमारे पास टास्क ये है कि टोटल टाइम कैसे निकालने। हमें स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस हमने कंसिडर कर रखा है। ठीक है, तो उस जगह से हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं। तो A से B की तरफ जाने में हमें टाइम कितना लग रहा है? उस TAB के लिए हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड जब A से B की तरफ जा रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस। सॉरी, ये उल्टा मैंने फॉर्मूला लिख दिया। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। जब A से B की तरफ जा रहे हैं और टाइम से पूछ रहा है तो A से B की तरफ जाने वाली स्पीड लेंगे हम। डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है और A से B की तरफ जा रहे हैं उस समय स्पीड हमारी क्या है? 30 km/h। तो हम यहाँ पर 30 रख देंगे। तो ये अपन D/30 क्या हो जाएगा? इतना R या कोई सा भी यूनिट सेम ही आने वाला है। अब TBA, B से A की तरफ आने में टाइम कितना लगने वाला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वही है लेकिन डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और वो कितनी है? 45 km/h। तो हम 45 से डिवाइड कर देंगे। तो इतना टाइम उसे B से A की तरफ आने में लग रहा है और इतना टाइम उसे A से B की तरफ जाने में लग रहा है। तो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का समेशन हो जाएगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D/30 प्लस D/45। ये हो जाने वाला हमारा टोटल टाइम। इसमें से D/15 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बचने वाला है 2 प्लस 1/3 और 1/2 प्लस 1/3 का समेशन क्या होता है? 5/6 होता है। तो ये हो जाएगा D इंटू 5/6 इंटू 15। तो ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा D/18। तो इतना टाइम लग रहा है हमें टोटल डिस्टेंस A से B और B से A जाने में। टोटल इतना हमें टाइम लग रहा है कवर करने में। कितना डिस्टेंस कवर करने में? 2D डिस्टेंस कवर करने में। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2D डिवाइडेड बाई टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू D/18। तो 18 हमारा ऊपर चल जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 36। अब इसकी यूनिट क्या थी? km/h। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? km/h, क्योंकि जो इनिशियली स्पीड हमारी दी गई थी वो km/h में दी गई थी। तो फाइनल इसका स्पीड km/h में आने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो जब मैंने आप लोगों को ये पढ़ा रखा है कि
न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? हम जानते हैं कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या तो उससे बड़ा हो सकता है, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता है। और बराबर होने का भी केवल एक केस है, वो कब होता है? जब हमारा कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है विदाउट चेंज इन एनी डायरेक्शन, बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए, भले वो पीछे भी नहीं मुड़ना चाहिए, बस वो सीधे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता जा रहा है, उसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। अदरवाइज सभी केसेस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? बड़ा होता है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें हमें पता है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को इधर लेकर के आके डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिलने वाला है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मिलने वाला है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 1। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज लेस देन 1 इज द राइट रॉन्ग आंसर। लेस देन ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नहीं होता, ग्रेटर देन 1 तो होता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता, इसलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ए बट देयर डेंसिटीज आर सेम, द रेशियो ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव देम एट सेम रेट विल बी। हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर सेम रेट से बोल रहा है मूव कराने के लिए, तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन क्या होती है? मूव कराने का रेट होता है, यानी कि ये कांस्टेंट बोल रखा है। तो ये जब कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि अब तो केवल मास ही बच रहा है ना। तो अगर मास चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। तो हम अब देख लेते हैं, हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है ए एंड बी आर टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स इफ ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ए। दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, और हमसे ये कह रहा है ए ऑब्जेक्ट का जो मास है, क्या कह रहा है हमसे? टू ऑब्जेक्ट्स इफ ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस, ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस, ठीक है ना। हमारा ऑब्जेक्ट ए छोटा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है, और बी का जो साइज है वो इससे 2 गुना है। 2 गुने कहने का मतलब क्या है? अगर इसका डायमीटर d होगा तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो इसका रेडियस अगर r होगा तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यही चीज है ना। और हम जानते हैं कि जो हमारा मास होता है इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। क्या नहीं चेंज हो रहा है? डेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो मास इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है तो यहां से इसकी मास क्या आ जाए? इसका मास आ जाएगा m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका मास क्या आ जाएगा? इसको मैं m डैश मान लेता हूं, दैट इज इक्वल टू, या इसको मैं ma मान लेता हूं और इसको मैं mb बोल देता हूं। तो mb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका रेडियस हमने क्या ले रखा है? 2r ले रखा है, तो 2r का क्यूब हो जाएगा। यहां से मैं देख पा रहा हूं ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, और 2 का क्यूब है, और 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। और यहां पर देखो ये जो दिया गया है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके बराबर है? मास ऑफ ए के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं मास ऑफ ए इंटू 8, इसकी जगह पे मास ऑफ ए तो लिख सकता हूं ना, ए बॉडी की जो मास है। तो हमें यहां से क्या मिल गया? मास ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी ए इंटू 8। अब यहां से हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमसे ये बोला गया है कि फोर्स इज डायरेक्टली, मतलब हमारा एक्सेलरेशन यानी कि रेट कांस्टेंट है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो यहां से मैं कह सकता हूं F1 अपान F2 इज इक्वल टू M1 अपान M2, और यानी कि इसको मैं a भी बोल सकता हूं, FA अपान FB इज इक्वल टू MA अपान MB। तो हमसे क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव देम एट द सेम रेट विल बी, यानी FA अपान FB ही पूछा गया है। तो FA अपान FB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MA अपान MB, और MA कितना है? MA इज इक्वल, MA को हम MA लिख देते हैं डिवाइडेड बाई MB इज इक्वल टू, हम यहाँ से देख रहे हैं MA इंटू 8 है, तो MA से MA कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 1/8 बचेगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:8। 1:8 का मतलब हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, मैंने डायरेक्टली FA अपॉन FB इज इक्वल टू MA इंटू MB लिख दिया। ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन हमसे बोला गया है कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, तो मैं लिख सकता हूं FA इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी A इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A, जो कि कांस्टेंट है। हम लिख सकते हैं मास फोर्स ऑन B इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी B इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो A से तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो यहां से हमारा मिल जाएगा FA अपॉन FB इज इक्वल टू MA अपॉन MB। तो इस चीज से आप कंफ्यूज्ड ना होइएगा, हम डायरेक्टली ये चीज लिख दिए हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द मीटर्स इज। हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर हमें दिया होता है, उस टाइम पे अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व जो होता है, वही हमारी क्या हो जाती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। यानी कि ये जो हमारा पार्ट है, एरिया है, ये एरिया हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा डिस्टेंस दे देगा। क्योंकि डिस्टेंस इसलिए देगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, और स्ट्रेट लाइन में जब भी मोशन करती है बॉडी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा हुआ डायरेक्टली आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। अब बताओ ये वाली लेंथ क्या है, 10 है, ये वाली लेंथ कितनी है, यहां से देखो 10 है, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसकी क्या है, हाइट भी 10 है और बेस भी 10 है। यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 10, और ये भी हमारा क्या है, 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10। तो इसका भी बेस 10 है, इसका भी हाइट क्या है, 10 है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 10 इंटू 10। तो एक ट्रायंगल का एरिया इतना हो जाएगा, और दोनों ट्रायंगल के साइड मतलब इक्वल्स हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल के एरियाज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बीच में हमारा क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हम देखेंगे 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर भी ये वाली लेंथ भी कितनी है, 10 है, तो 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल कह सकते हैं, या दोनों की साइड हम देख रहे हैं इक्वल है, तो उस केस में हम इसे क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10। यहां से ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा हमें 100 प्लस, और यहां से क्या मिलेगा हमें 100, ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, 200 मीटर। डिस्टेंस है तो मीटर में आ जाएगा, अगर ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड में दिया गया है तो 200 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द मीटर्स इज दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट पॉइंट्स मासेस सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, इसके लिए हमें ग्रेविटेशन चैप्टर आना चाहिए। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमको पढ़ाया जाता है, अगर 2 बॉडी एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे गए हैं और एक का मास ma है, दूसरे का मास mb है, तो दोनों पर एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हमसे ये कहा जा रहा है कि जब 2 बॉडी को, एक बॉडी का मास ma है, दूसरे बॉडी का मास mb है, दोनों को किसी डिस्टेंस r पर रख दिया जाता है, उस केस में ये दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आती है g इंटू ma इंटू mb डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि अगर 2 बॉडी सेम मास की, सेम यूनिट मास की, यूनिट मास कहने का मतलब इसको हम मान लेंगे 1, इसको भी हम मान लेंगे 1, यूनिट डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो यानी इसको भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो उस केस में देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, g मिलने वाला है। तो यहां से इसी को ना हम ग्रेविटेशनल, जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, उसका डेफिनेशन देने के लिए यूज किया जा सकता है। और दरअसल ये उसका डेफिनेशन ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट पॉइंट मासेस। 2 यूनिट पॉइंट मासेस का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट मासेस हैं और दोनों का मास कितना है, यूनिट मास यानी कि 1 है। ठीक है,
टू यूनिट पॉइंट मास इज सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड, और उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पर लिखा गया ऑप्शन डी में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए बॉडी वेट्स 64 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स 2 times its present value and its volume and mass remains unchanged, then weight of the body on the new surface of the earth is equal to। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर ना मिसप्रिंट हो सकता है या जो भी हो सकता है कि ये चीज नहीं देनी चाहिए थी, एंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना, एंड इट्स वॉल्यूम एंड मास रिमेन्स अनचेंज्ड। मास रिमेन्स अनचेंज्ड का मतलब तो सही है, मास अनचेंज्ड हम रख सकते हैं, लेकिन ये बताइए जब ऊपर बोला गया है कि इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स 2 times इट्स प्रेजेंट वैल्यू, द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स 2 times इट्स प्रेजेंट वैल्यू, जब डायमीटर इंक्रीज हो गया किसी भी स्फीयर का तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का पावर क्यूब। डायमीटर के क्यूब रेशियो के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम हमारा। तो जब हमारा डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। यहाँ पर अनचेंज्ड बोला गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट करके मतलब दे दिया है जैसे भी, तो हो सकता है कि इसमें सारे बच्चों को मार्क्स मिले। चलिए ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होगा, मास रिमेन्स अनचेंज्ड करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे ये बोला गया है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ का मास हम क्या ले लेते हैं, me ले लेते हैं, और अर्थ का रेडियस क्या ले लेते हैं, हम re ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, m मास का हम कंसिडर कर लेते हैं। तो हमसे ये बोला गया बॉडी वेट 64 न्यूटन, तो इस पर ना जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 64 न्यूटन लग रहा है। यानी mg इज इक्वल टू हमें दिया गया है दैट इज इक्वल टू 64 न्यूटन, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पर हमें जो फोर्स महसूस हो रहा होता है वो कितने के बराबर होता है, mg के बराबर होता है, हमारे वेट के बराबर होता है। और हम यहाँ से देख पाते हैं जैसे कि ये mg है क्या, वास्तव में ये फोर्स ही है जो कि g किसकी जगह पे आ गया है, मास इंटू g इज इक्वल टू होता है g इंटू me, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई re का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या हो रहा है ना, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा अर्थ है उसका डायमीटर चेंज हो जा रहा है। जब इसका डायमीटर चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज होगी, डायमीटर 2 गुना होगा तो रेडियस भी इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 इंटू re के बराबर हो जाएगा, लेकिन मास हमारी अनचेंज रह रही है, मास हमारी क्या है, me के बराबर ही है। उस केस में फोर्स कितना लगेगा, तो वो फोर्स देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये वाला मास तो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं हो रही है इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई, बस इसका क्या चेंज हो जा रहा है, डायमीटर चेंज हो जा रहा है, तो रेडियस भी चेंज होगा, तो 2re का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g इंटू me इंटू m डिवाइडेड बाई 2 2 4 इंटू re का स्क्वायर। और यही फोर्स तो हमें कितना दिया गया है, यही फोर्स हमें कितना दिया गया है, 64 न्यूटन दिया गया है, 64 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, g इंटू me इंटू m डिवाइडेड बाई re स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 64 पुट कर देंगे, और उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, यानी कि 16 न्यूटन आ जाएगा आंसर हमारा। तो अगर हमारा अर्थ का रेडियस चेंज होता है और वो 2 गुने के बराबर हो जाता है, लेकिन उसकी मास अगर चेंज नहीं होती है, उस केस में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो फोर्स घट करके कितना हो जाएगा, यानी वेट, जिसको हम वेट भी कहते हैं, वो घट करके कितना हो जाएगा, 4 गुने से वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो हो जाएगा 16 न्यूटन, अगर वो इनिशियली 64 न्यूटन होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ए 4 kg मास एंड 1 किलोग्राम मास आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज, ठीक है ना, उसकी मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है। अगर उन दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है, तो हमें दोनों का फॉर्मूला आना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, मास इन हाफ इंटू mv स्क्वायर, यही होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना, mv हमारा होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या है कि मैं क्या करूंगा, ये हाफ इंटू मैं ऊपर एक और m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे एक m से डिवाइड कर देता हूं, और ये v स्क्वायर, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, ऊपर m से और फिर नीचे भी एक m से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब मैं इसको लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी को मैं की कंसीडर कर लेता हूं, हाफ इंटू mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m,
ठीक है ना, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू, मैं जानता हूं कि एम बी इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, डिवाइडेड बाई एम। तो हमसे ये बोला गया मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है, मास दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि जो हमारी पहली बॉडी है उसका है मास एम ए, दूसरी जो बॉडी है उसका है मास एम बी, और पहली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी है P1 और दूसरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या है, P2 है। और काइनेटिक एनर्जी नहीं, मोमेंटम P1 है, मोमेंटम P2 है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मास दैट इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई M2। हमसे क्या दिया गया है कि मास ऑफ पहले बॉडी का मास 4 किलोग्राम है, दूसरे बॉडी का मास 1 किलोग्राम है। यहाँ पर 4 रख दीजिए, तो यहाँ पर देखिए हाफ इंटू P1 स्क्वायर, चलिए ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर दीजिए। यहां से हम क्या करते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर देते हैं और P2 को इधर लेकर के आते हैं, तो P1 अपॉन P2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू M1 इधर चला जाएगा, M1 इज इक्वल टू 4 है डिवाइडेड बाई M2 इज इक्वल टू 1 है। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ रूट ले लूंगा। तो ये मैंने रूट लिया, तो यहां से P1 अपॉन P2 मिल जाएगा, और इसको मैंने ये ठीक है, और इसका रूट लूंगा तो 2 मिल जाएगा हमें। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 2 मिलने वाला है हमें। तो हमसे पूछा क्या है, 4 kg मास एंड 1 किलोग्राम मास आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 2:1, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। PA अपॉन PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2:1। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 8, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिसिटी यूजर pays 1200 rupees electricity bill for every month on which his electric consumption charge is 900। इलेक्ट्रिक 1200 वो पे कर रहा है, 300 कोई और सा चार्ज होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कंजम्पशन चार्ज हमारा कितना है, 900 रुपीज है। तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन चार्ज दैट इज इक्वल टू 900 रुपीज। और उसके बाद हमसे बोला जा रहा है इफ ही ऑपरेट्स ए डुअल कॉइल इलेक्ट्रिक हीटर ईच ऑफ 7 डुअल कॉइल इलेक्ट्रिक हीटर ईच ऑफ 750 वॉट, ठीक है ना, a fan of 75 watt and a 10 watt LED lamp for 1, 12, 10 hours respectively on regular basis, the amount he pays for each of the consumed unit will be, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का रेट पूछ रहा है, इस पूरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 1 यूनिट का रेट पूछा गया है। हमसे ये कह रहा है कि इफ ऑपरेट्स ए डुअल कॉइल इलेक्ट्रिक हीटर ईच ऑफ 750 वॉट, ठीक है ना, 750 वॉट का ईच कॉइल का हमारा क्या है, चार्ज लग रहा है, यानी पावर हमारी कितनी है, P1 इज इक्वल टू 750 वॉट। लेकिन दो हमारे पास क्या है, हमारे पास इफ ही ऑपरेट्स डुअल कॉइल, ठीक है ना, 2 कॉइल है हमारे पास, तो ये हमारा पावर क्या हो जाएगा इनिशियल, ये हो जाएगा हमारा 750 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1500 वॉट, ठीक है। और ये कितने टाइम तक क्या हो रहा है, कितने टाइम तक इसको चलाया जा रहा है, वो है हमारा 1 आवर, कितना है 1 आवर। दूसरा जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट, उसको यूज किया जा रहा है कितने देर के लिए, उसका जो पावर है वो है 75 वॉट, ठीक है, और टाइम उसका कितना है 12 आवर, टाइम इज इक्वल टू 12 आवर। फिर उसके बाद से हमसे बोला जा रहा है कि एक एलईडी है जिसका पावर दिया गया है दैट इज इक्वल टू 10 वॉट, और उसको यूज किया जा रहा है कब तक, 10 आवर्स के लिए, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1500 इंटू 1,
ठीक है ना, वाट आर प्लस 75 इंटू 12 वॉट आर प्लस 10 इंटू 10 वॉट आर। अब हम इस जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहां से 1500 प्लस 75 12 जा कितना हो जाएगा 12 5 जा 60 0 6 और यानी कि 90 प्लस 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100, इतना वॉट आर हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, अगर हम इसको 10 की पावर 3 से यानी कि 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलो वॉट आर में चेंज हो जाएगा। 10 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और ये हो जाएगा 1500 प्लस 900 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 1000 किलो वॉट आर। ठीक है, और 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू क्या होता है 1 यूनिट होता है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहां से हमारा आंसर आने वाला 2.5 यूनिट। तो जो हम हीट यूज कर रहे हैं वो कितना यूज कर रहे हैं 2.5 यूनिट का यूनिट यूज कर रहे हैं। कितने दिनों के लिए, केवल एक दिन के लिए। ठीक है, कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। लेकिन हमसे एक मंथ के लिए दिया गया है हमारा जो चार्ज है, तो एक मंथ के लिए दिया गया तो हम इसमें क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा कितना 75 यूनिट। अब 75 यूनिट एक महीने में हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और 75 यूनिट के लिए हम पे कितना कर रहे हैं 900 हम पे कर रहे हैं। तो एक यूनिट का चार्ज कितना हो जाएगा 1 यूनिट चार्ज इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 75। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 75 1 जा 75 हो जाएगा, और उसके बाद 75 2 जा 150 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का चार्ज क्या हो जाएगा 12 रुपी। तो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए ब्लॉक, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन लिक्विड विथ 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड if the relative density of the wood is 0.8 the density of the liquid is। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि वाटर है और वाटर में इसका एक वुड है, ठीक है, उसके लेंथ का 4/5 पार्ट, उसके लेंथ का कितना 4/5 पार्ट क्या कर रहा है अंदर तैर रहा है। तो हम जानते हैं कि उसके लेंथ का नहीं वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम का 4/5 पार्ट उसके अंदर तैर रहा है। इसका जो टोटल वॉल्यूम है, अगर इसका डेंसिटी यानी रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर इसका रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.8 तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि उसमें सिर्फ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगा देते हैं तो हमारी डेंसिटी आ जाती है। अब इसको हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारी क्या हो जाएगी, ये जो हमारा सॉलिड है यहाँ पर वुड दिया गया है उस वुड की डेंसिटी हो जाएगी। अब इस वुड को ना ये फ्लोट कर रहा है हमारा वाटर पे, तो हम जानते हैं जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है वाटर पे तो उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू mg, वो उसके बायंट फोर्स के बराबर होता है। और बायंट फोर्स हम जानते हैं कि जितना हमारा सॉलिड जो होता है वाटर डिस्प्लेस किया गया होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफ वी इज इक्वल टू क्या आ जाता है v डैश, मतलब जितना सॉलिड हमारा क्या है वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसका वॉल्यूम इनटू जो हमारा लिक्विड है उसका वॉल्यूम यानी वाटर का डेंसिटी इनटू जी, ये हमारा क्या होता है बायंट फोर्स होता है। और mg को क्या लिख सकता हूं मैं, मास इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, इसका हमें टोटल वॉल्यूम लेना पड़ता है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v डैश इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। जी से जी हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सबमर्ज्ड। ठीक है, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है हमारे पास
दैट इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई v डैश इज इक्वल टू कितना है, v डैश इज इक्वल टू 4/5 v है, तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी हमारा फाइनल डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ जाएगा, जो इस लिक्विड में ये वुड हमारा तैर रहा है वो हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम जानते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा क्या होता है, वाटर होता है, तो यानी कि ये वाटर है और ये वाटर की डेंसिटी दी गई है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, स्पीड ऑफ द साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये हमारा सही मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी बोला गया है, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए नोट। नहीं, यही हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा नोट होता है, जिसको हिंदी में हम स्वर कहते हैं, ये बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के साउंड से मिलकर के बनाया जाता है, तो ये मिक्स फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है जिसे हम नोट कहते हैं। सी ऑप्शन में बोला गया साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू ए मीडियम एट ए फाइनाइट स्पीड। बिल्कुल सही बात है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ohm रेजिस्टेंसेज। तो हम जानते हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कनेक्शन में ऐड कर रहे हैं, तो पैरेलल कनेक्शन में जब भी ऐड करते हैं हम किसी भी रेजिस्टेंस को, तो उन सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज होता है और वो वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। तो बैटरी की जो वोल्टेज है और वो है 10 वोल्ट, यानी कि 3 ohm, यानी कि 3 ohm कह लीजिए या 2 ohm कह लीजिए या 5 ohm कह लीजिए, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वेट ऑफ द सॉलिड इज 80 ग्राम्स, ठीक है, इन एयर एंड 62 ग्राम इन वाटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी। जब किसी सॉलिड को एयर में रखा जाता है तो उस पर वेट लगता है, और वेट हम जानते हैं mg के बराबर होता है, और ये mg कितने के बराबर है, 80 ग्राम्स के बराबर है। लेकिन जब इसी को हम क्या करते हैं, लिक्विड यानी कि वाटर में जब इनको डाल देते हैं हम, तो जब ये वाटर में जाता है उस समय जो इसका वेट होता है वो जाहिर सी बात है जब वाटर में जाएगा तो वाटर अपने तरफ से क्या करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में एक बायोन फोर्स लगाएगा। तो जब हम इसको वाटर में सबमर्ज कर देते हैं तो हम जानते हैं नीचे की तरफ हमारा क्या लग रहा होता है, mg लग रहा होता है, और ऊपर की तरफ हमारा क्या लग रहा होता है, बायोन फोर्स लग रहा होता है। अब जब इसे वाटर में है तो वाटर में जो इसका वेट आएगा वो mg माइनस fv आएगा। कितना आएगा, mg माइनस fv आएगा। तो ये हो जाएगा mg माइनस FB इज इक्वल टू, ये कितना दिया गया है, 62 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो mg इज इक्वल टू कितना है, 80 ग्राम। ठीक है, या इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वॉल्यूम हम इसका v कंसीडर कर लेते हैं और डेंसिटी ऑफ सॉलिड को रो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को यानी कि ये वाटर है तो डेंसिटी ऑफ रो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, चूंकि हम जानते हैं कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो v रो सॉलिड इंटू g माइनस v, क्योंकि ये कंप्लीटली जो हमारा सॉलिड है ना कंप्लीटली वाटर में जा चुका है, तभी जाकर के इसका वेट कम आ रहा है, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो v और fb हमारा क्या हो जाएगा, v रो g होता है, रो ऑफ वाटर इंटू g, दैट इज इक्वल टू कितना है, 62 ग्राम है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से v हमारा कॉमन आ जाएगा। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं v इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू g, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है, माइनस v और g तो कॉमन आ गया, यहाँ से बचने वाला है रो ऑफ w डिवाइडेड बाई रो ऑफ सॉलिड, दैट इज इक्वल टू 62 ग्राम। और हम जानते हैं कि ये v रो s और g इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, यही तो दिया गया है ना हमारा, और ये दिया गया है हमारा 80 ग्राम। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 80 ग्राम इज इक्वल टू 1 माइनस रो ऑफ w डिवाइडेड बाई रो ऑफ सॉलिड, दैट इज इक्वल टू 62। अब यहाँ से हम फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस रो ऑफ w डिवाइडेड बाई रो ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल
टू 62 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब मैं इसको इधर लेकर के जाता हूँ, इसको इधर लेकर के आता हूँ, तो रो ऑफ W डिवाइडेड बाई रो ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 62 डिवाइडेड बाई 80। अब यहाँ से ये हो जाएगा 80 माइनस 62 डिवाइडेड बाई 80, तो 80 माइनस 62 18 डिवाइडेड बाई 80। हम जानते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड होता है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 80/18 के बराबर हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.44, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4.44, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। ठीक है, 200 वोल्ट पर जब उसको 200 वोल्ट की वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है उस टाइम पे जो बल्ब है हमारा उसका पावर क्या है 100 वॉट है। 100 वॉट के पावर से वो क्या कर रहा होता है, जल रहा होता है 5 सच बल्ब। ठीक है ना, 100 वॉट के 5 बल्ब को जलाया जाता है और कितने देर तक जलाया जाता है 4 आवर्स के लिए। कितने आवर्स के लिए 4 आवर्स के लिए। द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट इज 50 पैसे पर यूनिट विल बी। ठीक है, तो कॉस्ट क्या हो जाता है, हम जानते हैं कॉस्ट इज इक्वल टू होता है कितना यूनिट आपने खर्च किया इनटू रेट ऑफ यूनिट, और यूनिट क्या होता है हमारा एनर्जी होती है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं। और ये एनर्जी कंज्यूम्ड किस में होता है किलोवाट आवर में होता है। तो सबसे पहले मैं ये जो पावर दिया गया इसको मैं किलोवाट में चेंज कर लेता हूं। तो मैं जानता हूं किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, और जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0.1 किलोवाट आ जाएगा। और कितने आवर्स के लिए यूज किया जा रहा है 4 आवर्स के लिए यूज किया जा रहा है। और कितने बल्ब हैं 5 बल्ब हैं, तो 5 बल्ब हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे पावर 0.1 किलोवाट में इनटू टाइम आवर्स में 4 आवर्स। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 किलोवाट आवर, और किलोवाट और को हम क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं, तो 2 यूनिट। तो हमारी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितना आ जाएगी 2 यूनिट आ जाएगा। तो कॉस्ट इज इक्वल टू हम यहां से निकाल सकते हैं 2 इंटू 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 50 पैसे, यानी कि 0.5 रुपी। तो 0.5 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि 1 रुपी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एट 100 हर्ट्ज, इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी होती है, बस 1 फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना। फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। ठीक है, और हर्ट्ज हमारी एसआई यूनिट होती है, डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। हर्ट्ज को ही हम सेकंड इनवर्स भी लिख रहे होते हैं कभी कभी। तो 1/1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, यानी कि 0.01 सेकंड इज द टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय। पहला ऑप्शन दिया गया है म्यू इज इक्वल टू कॉट आर, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया म्यू इज इक्वल टू कॉसेक आर, इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है साइन आई अपान साइन आर। जब हमारी रे लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं साइन आई अपन साइन आर लिखते हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि म्यू इज इक्वल टू कॉसेक आर इफ इंसिडेंट लाइट फॉल्स नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ द गिवन मीडियम। अगर नॉर्मली वो फॉल करती है उस केस में, नॉर्मली फॉल करने का मतलब क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में बताइए कि म्यू इज इक्वल टू कॉसेक आर आएगा। तो यहाँ पर कई बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि जब आई इज इक्वल टू 0 हो गया तो साइन आई इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, और साइन आर इज रेसिप्रोकल होता है कॉसेक आर का, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ से कॉसेक आर। इस बी ऑप्शन को गलती से टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा जब आई इज इक्वल टू 0 होगा तो ऑटोमेटिक आर इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ रहे होते हैं तो जब भी हमारी रे लाइट इंसिडेंट हो रही होती है किसी भी सरफेस के 90 डिग्री के एंगल पर, तो अपने ही पाथ को फॉलो करती है और सीधे निकल जाती है बिना डेविएट हुए। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है। तो इस केस में हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी बोला गया म्यू इज इक्वल टू 0 इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 के बराबर नहीं होगी, यानी ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। डी में बोला गया म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंस एंगल, ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा म्यू होता है ना वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, वो किसी भी इंसिडेंट या रिफ्रैक्टेड एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज। तो हम जानते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय उस दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। और हम जानते हैं, हमने यहां पर दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दिया गया है दैट इज इक्वल टू 3/2, ये हमें दिया गया है 3/2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया दैट इज इक्वल टू 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज इक्वल टू 9/8। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। हम जानते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए का एक फॉर्मूला लिखते हैं, जहां पर ये हमारा रो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है। और हम यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, और हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है वो एरिया के ऊपर, लेंथ के ऊपर और आर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा रो होता है ना वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होता है ना वो द नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एरिया के ऊपर या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो कौन डिपेंड कर रहा होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा होता है उसके लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया अपने जो AMU 11th एंट्रेंस एग्जाम JMI में एंट्रेंस एग्जाम 11th में पूछा गया था आपके साइंस स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, थैंक यू।